नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कहानियां, कविताएं, साहित्य से जुड़ी चर्चाएं। और इसका मेरा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि आप पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रवृत्त हों, यानी कि उसकी ओर अग्रसर हों। किताबें आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलती हैं। एक जीवन में आप बहुत कुछ समय आपके लिए सीमित है, तो किताबें हैं जो आपको इतना सारा ज्ञान दे देती हैं। बहुत सारे जीवन को आप पढ़ करके जान पाते हैं। एक जीवन में बहुत सारे जीवन आप जी लेते हैं। इसीलिए आज मैं हूँ डॉक्टर आशा नैथानी दाइमा के साथ, और उनकी एक किताब है सच तो यही है। जो सच है, सच के साथ हम बैठे हैं। और डॉक्टर आशा नैथानी दाइमा मंच की अच्छी संचालिका हैं, अध्यापक रही हैं, लेखिका हैं, और बहुत कुछ इनके गुण हैं। वो सब इनसे बात करके हम जानेंगे। फिलहाल आज जो चर्चा हम करने वाले हैं इसी पर, सच तो यही है। जो सच है उसे जानना है, लेकिन स्वीकार करना ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लोग। और आज इसी पुस्तक की चर्चा होगी। और बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनको पढ़ करके, चूँकि शायद उस कहानियों से आप गुजरे नहीं हैं, लेकिन आशा नैथानी दाइमा उस कहानियों से गुजरी हैं, इसलिए उनके सच को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आशा जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर वाणी में। और हम किताबों पर चर्चा करते रहते हैं, और मेरी कोशिश यही रहती है कि लोगों को इस बहाने किताबें पढ़ें। सारी कहानियाँ तो हम यह नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर लोग जानेंगे कि हाँ अच्छा ऐसी कहानियाँ हैं, तो उन्हें शायद पढ़ने के लिए वो आगे आएँ, पुस्तकें खरीदें। क्योंकि आजकल पढ़ना लिखना बहुत कम सा हो गया है जी। बट इस बहाने वो लोग पढ़ें, तो यही मेरा उद्देश्य है। सच तो यही है, ये जैसा कि कहा गया कि अनुच्छेद 35 से सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ हैं। और अभी 35A 370 हट गया है जी। लेकिन हट गया, उसके बाद उसके पहले क्या था, एक्चुअली वास्तविकता क्या है, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जी। और ये आपने इन कहानियों में दिखाया है। तो कौन सी बात थी जिसने आपको इन कहानियों को लिखने के लिए प्रेरित किया? तो मैं आपको कहानियों की कहानी सुना दूँ। जी जी। मैं पढ़ा रही थी सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई में, हिंदी विभाग अध्यक्षा थी वहाँ मैं। अभी मैंने 2017 में ही वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, और मेरी बहन वहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है। तो अब ये होता है कि आप जब परिवार में वो पढ़ाई लिखाई वाला माहौल है, चर्चाएँ भी उसी तरह की होती हैं। तो एक बार मैं और प्रतिभा बात कर रहे थे 370 की, और बातचीत के दौरान उसने कहा, आशा दीदी 370 से ज़्यादा भयानक 35A है। अच्छा, ये बात मैं कर रही हूँ 2016-17 की। उस समय तक उसने कहा 35 से ज़्यादा भयावह है। तो मैंने कहा क्या है ये 35 है? तो उसने कुछ बातें बताई, उसने कुछ किताबें दी, कहा पढ़ो। और फिर वो सब पढ़ने के बाद मैं सचमुच इतना हिल गई। तो मैंने अपने पति से कहा, रमाकांत से, मैंने कहा मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर कैसे जाओगे? मैंने कहा नहीं, ये जो अगर ये सच है जो ये बताया जा रहा है 35A का, तो मुझे वहाँ उन लोगों से मिलना है। और फिर पहली बार तो मैं और प्रतिभा दोनों गए। उसके बाद मैं अकेले वहाँ आती जाती रही और उन लोगों से मिलती रही। 8 कहानियाँ लिखी हैं। और आप ये सोचिए अरुण जी कि 5 अगस्त 2019 से पहले वहाँ के लोगों को रेफ्यूजी ही कहा जाता था, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी, और इनकी संख्या लाखों में है। अच्छा। पार्टीशन के दौरान जो लोग, यानी आवाजाही तो पूरे हिंदुस्तान में होती रही, हिंदुस्तान से लोग उस तरफ सरहद के उस पार गए, इस पार आए। अच्छा। लेकिन पूरे भारत में जो लोग जाकर बसे शरणार्थी, आप विडंबना देखिए कि उनमें से कुछ लोग, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल जी, ये तो प्रधानमंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सारे हमारे इतने सम्मानीय लोग हैं। लेकिन उस दौरान जो लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बस गए, 72 साल तक, यानी 4 पीढ़ियां हो गई, लेकिन उन्हें शरणार्थी ही कहा गया। तो अब इन लोगों को न वोट देने का अधिकार था, न इन लोगों को, यानी 72 साल तक 4 पीढ़ियों ने वोट नहीं दिया। किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ने का अधिकार नहीं था, ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं, खेत खलियान खरीदने का अधिकार नहीं, कोई उद्योग धंधा खोलने का अधिकार नहीं। यानी गुलामों की तरह ये 4 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में जीती रही। तो ये मेरी कहानियां जो हैं
वो उन लोगों की कहानियाँ हैं, उन लोगों का दर्द है। और फिर कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ की महिलाओं की ये जो समस्या है उन पर लिखी हैं। फिर कुछ कहानियाँ वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी, उन सफाई कर्मचारी आपको सुनाऊंगी, उनको भी कोई अधिकार नहीं मिले हुए हैं। वहाँ के गोरखा जो है 200 साल से वहाँ रह रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर की सरकारों ने उन्हें कभी अपना नागरिक नहीं माना। ये कहानियाँ उसी दर्द की कहानियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ ये इतिहास का कच्चा चिट्ठा है, इतिहास नहीं लिखा है मैंने, पर इतिहास से कम नहीं है ये कहानियाँ। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं जी। आपका कश्मीर से कब से नाता रहा है? मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी की तरह जब से हमने भारत मेरा देश है कहना शुरू किया और वो नक्शा बनाना सीखा, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा लगता है कोई तन के खड़ा हुआ है ना, तो बस वहीं से पहचान। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जम्मू कश्मीर पढ़ा स्वर्ग है कहीं तो यही है, यही है, यही है। फिर पता चला वहाँ का आतंकवाद, वहाँ का अलगाववाद। तो इससे पहले मैं कभी गई नहीं थी जम्मू कश्मीर। तो पिताजी जम्मू कश्मीर के हैं? नहीं, हम उत्तराखंड से, पहाड़ी हूँ। अच्छा जी, उत्तराखंड, पैदा तो यहीं हुए, पले बड़े यहीं हैं। हम उत्तराखंड से हैं, पर कश्मीर तो ये पहली बार ही मैं गई। अच्छा। इससे पहले बस वो 35A ने मुझे हिला दिया उन बातों ने। यानी मुझे ये लगा कि ये सच हो ही नहीं सकता कि किसी आज़ाद देश में लाखों लोग गुलामों की तरह कैसे जी सकते हैं। और वहाँ जाकर तो अरुण जी, मतलब आप, मैंने कहानियाँ लिखी तो हैं, पर मुझे लगता है कि मैं वो सब नहीं लिख पाई, शब्द नहीं दे पाई जो वहाँ जाकर। वो पीड़ा, यानी ऐसा लगता है कि आप जीते जागते इतिहास को देख रहे हैं। यानी 109 साल का गुलाबो राम है ना, 92 साल की विद्या देवी, 96 साल की मतलब इतने लोगों से मैं मिलती रही, बच्चों से, नौजवानों से, उनके भीतर की पीड़ा आपको, मैं बस दिन भर उनके साथ घूमती रहती थी और रोती रहती थी। उन लोगों को भी लगता रहा होगा क्या पागल महिला है, क्यों आई है मुंबई से यहाँ तक रोने के लिए। बहुत खतरनाक था वो सारा कुछ। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी। और इतिहास, बहुत सारी चीज़ें हैं ना इतिहासकारों ने हमसे छुपाई, बिल्कुल पब्लिक से छुपाई। जी जी। और उनके जो अपने स्वार्थ रहे हैं आप जानते हैं, जिस वजह से, और जैसे चीज़ें बाहर आती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे कैसे ही। फिर उनको कुछ लोगों जो जानबूझ के जिन्होंने छिपाई वो परेशान होते हैं, और जिनको नहीं पता है उनको लगता है कि झूठ है। नहीं, मैं यही पर मुझे वहाँ जाकर लगता रहा, देखिए पढ़ी लिखी महिला हूँ, पढ़ा रही हूँ कॉलेज में इतने साल से, और मुझे लगा कि मैं अपने आप को प्रबुद्ध महिला समझती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता अपने देश के बारे में। यानी 72 सालों तक सरकारें हमसे झूठ बोलती रहीं, मीडिया हमको बरगलाता रहा, इतिहास हमें झूठा पढ़ाया गया। और जब वहाँ जाकर मैं पहुँची तो एक अलग ही, यानी वो ऐसा होता था जब मैं वहाँ जाती थी ना, तो ये ज़्यादातर लोग यानी बिल्कुल बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ पर मैं जाती थी। अखनूर है, सुचेतगढ़ है, बहुत सारे अलग अलग गांव में जब जाती थी, यानी मैं कहती थी उनसे यार तो इतना सरहद के इतने नज़दीक की कोई, मैं उन लोगों से कहती थी कोई वहाँ तबीयत से बम उछाल देगा तो यहीं आकर फटेगा। तो वो वाली स्थिति थी। और वहाँ जाकर मुझे ऐसा लगता था कि उन गलियों में, उन दीवारों में, उन खिड़कियों में कान लगाऊं और कहीं पर मुझे 1947 सुनाई दे। उन लोगों से मिलना, वहाँ वक्त गुजारना, बहुत बहुत अलग अनुभव था वो, बहुत अलग अनुभव था। ये इसीलिए वही कर रहा हूँ कि पढ़ने के लिए कितना ज़रूरी है और जानना। और आज की पीढ़ी को ना, चूँकि एक बार किसी ने कहा है कि अगर आप अपना इतिहास जो नहीं जानता है ना, वो अपना भूगोल सुरक्षित नहीं रख सकता। बहुत सही बात है ये जो लाइन है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को बचते हैं, अरे यार जो हो गया छोड़ो ना। ना कैसे छोड़ दें। नहीं, अगर छोड़ दोगे ना तो आगे किस बिना पर बढ़ोगे। बिल्कुल रोशनी कहाँ से लोगे। सही बात है जी। तो ये कहानियाँ रोशनी देने वाली हैं कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, कहीं हो रही हो तो वो छुपी ना रहें जी। कैसे निकाल के लाएं। साहित्यकारों की, कलाकारों की ये और जिम्मेदारी है जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कलाकार होता है वो ज़मीन से 6 इंच ऊपर होता है, वो भीड़ नहीं है। क्या बात है। वो भीड़ नहीं है, वो रास्ता दिखाता है, वो रास्ता बताता है। इसलिए बताते समय ऑलवेज आपको कोट किया जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वहाँ ना मुझे भी ऐसा ही लगा, जब इतनी बेचैनी होती थी, तड़प होती थी, गुस्सा भी आता था, कसमसाहट भी होती थी कि 72 साल तक कैसे ये बातें
देश से दुनिया से छुपी रहीं। और तब मैंने सोचा, पहले जब मैं गई थी तब थोड़ी ये सोचा था कि कहानियाँ लिखनी है, पर तब मुझे लगा कि एक प्राध्यापिका होने के नाते, पढ़ी लिखी महिला होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कुछ मैंने जाना है उसे कम से कम लोगों तक पहुंचा तो दूं सच को। तो कहानियाँ लिखने से पहले ही किताब का नाम मैंने सोच लिया था, सच तो यही है। वो पहले वो सोच लिया था दिमाग में, जम्मू कश्मीर सच तो यही है। उसके बाद लिखना शुरू हुआ, पर वो बहुत यानी कैसे साल दर साल, दशक और 70-72 साल गुजर गए और सच लोगों के सामने नहीं आया। सच लोगों के सामने नहीं आया। और वही मैंने कहा कि जैसे आने लगता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे अभी एक फिल्म आई है जी, द कश्मीर फाइल्स, जी जी। तो उस पर अलग अलग ढंग से कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि ऐसे लोग दया के पात्र होते दया हैं। के पात्र होते हैं। लेकिन आप समस्या ये थी कि उनको आप दया के पात्र छोड़ दें, वो अपने एजेंडे चलाने लगते हैं अपना अपना तरह से। उन्होंने कई जगहों पर यह हुआ कि अभी लाइट बंद कर दो, एसी बंद कर दिया, फिल्म खराब हो गई, ये ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें आती हैं। जी जी जी। ये चीज़ें, ये किसी भी तरह की हों, मतलब किसी एक पक्ष की बात में नहीं कर रहा, जो भी है सच जो है वो आना ही चाहिए। मैं आपसे, चूंकि आप ये बात कह रहे हैं तो मैं भी आपसे कहूँ कि लोग जब ये कहानी, मेरे लिए ये मानवीय कहानियाँ हैं। जिस पीड़ा को मैंने वहाँ देखा, जिस पीड़ा को मैंने अनुभव किया और मैंने सोचा इसे कागज़ पर उकेरूं, तो ये कहानियाँ मैंने लिखी। और मुझे बहुत पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग इन कहानियों को किसी पार्टी से जोड़ने लगते हैं, किसी का पक्षधर कहने लगते हैं और किसी का विरोधी मुझे कहने लगते हैं। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति अपनी जगह पर ठीक है, हाँ, जो जिस पार्टी के हों, जैसी सोच है, वो आपका अपना अलग विषय है। जब मैं कहानियाँ लिख रही हूँ, मैं किसी पक्ष के लिए नहीं लिख रही हूँ, मेरे लिए मानवीय कहानियाँ हैं, 4 पीढ़ियों की पीड़ा की कहानियाँ हैं। और बस मेरा इतना ही कहना है कि ये जो पीड़ा है ये लोगों तक पहुँचे, ये सच लोगों तक पहुँचे कि किस तरह से इनकी पीड़ा, और लाखों की संख्या में लोग एक आज़ाद देश में गुलाम की तरह रहते हैं। यानी आप ये सोचिए कि 1957 में जम्मू कश्मीर के जो सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चले गए। तो उस समय के वहाँ, उस समय ना मुख्यमंत्री नहीं, उन्हें प्रधानमंत्री कह दिया जाता था। अच्छा। वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो उन्हें जम्मू कश्मीर से, सदर रियासत, जी, तो पंजाब से कुछ वाल्मीकि परिवार वहाँ ले जाए गए, 200 परिवार के करीब, और उनको वहाँ जम्मू कश्मीर में बसाया गया, तवी नदी के इस पार और उस पार। और इन लोगों ने सफाई करना शुरू किया। करीब 8-10 साल तक तो कुछ नहीं इनके लिए किया, धीरे धीरे इनके लिए 10 बाई 10, 10 बाई 12 के कमरे बना दिए गए। 1957 से लेके मैं जब जिन दिनों जा रही थी वहाँ 2017-18 की बात मैं कर रही हूँ, इतने सालों में वो एक कमरा, 3 पीढ़ियाँ बदल गई। तो अब कुछ ने, जिन्होंने पैसे जमा कर लिए, वो उस एक कमरे के ऊपर एक कमरा बना लिया और 3 पीढ़ियाँ उन्हीं कमरों में, 2 कमरों में जी रही हैं। कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, और एक बड़ा अजीबोगरीब नियम जम्मू कश्मीर का, यानी 370 हटाने से पहले तक, मैं वहाँ पर मिली अरुण जी ऐसे नौजवानों से, BA BSc पास हैं, LLB किया है, और वो नौजवान सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वाल्मीकि समुदाय में, उस परिवार में पैदा हुए। यानी दुनिया में आपको कहीं ऐसा नियम नहीं मिलेगा कि अगर आप झाड़ू लगाने वाले का बेटा है, आप कितना पढ़ लिख गए, कितने योग्य हैं, कोई नहीं, आपको सिर्फ झाड़ू लगाने की नौकरी मिलेगी। और वो इतना पीड़ादायक होता था उन नौजवानों के साथ बात करना, उन नवयुवतियों के साथ बात करना, जब वो करते थे। और यानी बोलते बोलते नथुने फड़कने लगेंगे, गाल लाल लाल होने लगेंगे, आंखों में पानी झिलमिलाने लगेगा, जब बताते थे कि मैम हमने इतना पढ़ लिया है पर सिर्फ यही की नौकरी है कि हम झाड़ू लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमने ST SC सारे इतने रिजर्वेशन जो हैं, इन लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है जम्मू कश्मीर में। पार्टीशन के दौरान जो लोग आए थे, बहुत सारे उसमें OBC कैटेगरी के हैं। जम्मू कश्मीर की सरकारों को ये तक पता नहीं है कि वहाँ कितने OBC वाले हैं। कभी कुछ होने ही नहीं दिया ना उनके लिए, और ये लाखों में हैं।
लाखों में हैं। इनके पास पूरे देश में रिजर्वेशन है, उन लोगों के लिए सीट्स हैं, इनके लिए कहीं कुछ नहीं है। ये कहीं यानी ना नौकरी में ना पढ़ाई में कहीं कोई रिजर्वेशन इनको नहीं मिलता। एक लड़की से मैं वहाँ मिली, मैंने उसका नाम भी नहीं बदला है कहानी में, कुछ लोगों के मैंने नाम भी वही रखे हैं, राधिका ने जिस दिन आई थी मुझे मिलने तो अपने सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल और सब लेकर आई। एथलीट है वो, बहुत अच्छी। और उसने बताया कि जिस दिन यानी जम्मू कश्मीर में तो बहुत अच्छा कर रही थी, तो अब नेशनल लेवल पर जाना है उसने कहा। तो जब वहाँ गई तो सिलेक्शन होने वाले थे, तो अपने कोच और अपने पापा के साथ वहाँ गई और वहाँ पहुँचकर कहने लगी कि ठीक है फॉर्म भरा, कह लिया PRC लाओ, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, ये PRC इन लोगों के लिए अजगर की तरह निगलता जा रहा है 3 पीढ़ियों को। अच्छा। तो उसने कहा, उसके पापा ने कहा कि इसके लिए PRC की क्या ज़रूरत है, ट्रैक पर खड़ा कीजिए, लड़की बच्चा दौड़ेगा और आप उसका सिलेक्शन कीजिए। तो कहते PRC नहीं है तो कैसे ट्रैक पर खड़ा करें, भेज दिया वापस। इसी लड़की ने बड़ा पहले तो डिप्रेशन में चली गई, फिर उसने फिर मेहनत की और उसने BRC के लिए अपना ये फॉर्म भरा, अप्लाई किया, सिलेक्ट हुई, है ना, फिजिकल टेस्ट भी पास हुई, सबसे ऊपर नाम था। फिर जब सिलेक्शन वहाँ पहुँची, फिर कि PRC लाओ, और इतनी बुरी तरह से उसके माँ बाप को लताड़ दिया और वापस भेजा। तो मैं ये सोच रही थी कि ये योग्य बच्चे, सिर्फ कसूर ये कि ये या तो वाल्मीकि समाज के बच्चे हैं या फिर इनके दादा दादी या नाना नानी सरहद के उस पार से आए हुए हैं, इसलिए इनके लिए जम्मू कश्मीर में कहीं कोई जगह नहीं है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। अब इतना पूरे देश में मंडल लगा दिया, इतनी सारी चीजें हुई, इस विषय में किसी ने नहीं सोचा, कभी नहीं। वही तो आश्चर्य की बात है कि दूसरे देश में रह रहे हैं, बिल्कुल दूसरे देश में रह रहे हैं। जैसे वहाँ पर एक सज्जन हैं लब्बाराम, वो काफ़ी लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो अब तो इसका राधिका का फ़ोन आया मेरे लिए, कह लिए कि मैम मेरा डोमिसाइल बन गया है, सर्टिफिकेट। इतना अच्छा लगता है जिस दिन यानी 5 अगस्त को, जिस दिन लोकसभा में और फिर राज्यसभा में सब निश्चय, इतने फ़ोन आए मेरे लिए, बुजुर्ग 65-70 साल के, वो तो रो रहे थे, मैडम जी हमने कभी नहीं सोचा था कि जीते जी हमको ये दिन देखने मिलेगा। एक है क्या नाम है उनका, घारू, वो भी वाल्मीकि परिवार समाज के ही हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। उनका फ़ोन आया, कहने लगे मैडम जी मोदी ने तो हमारे सिर से कूड़े का ढेर हटा दिया। तो वो कह रहे अब हम जी सकेंगे, अब हम आज़ाद हुए। वो लब्बाराम जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अपने ऑफिस में ना पीछे एक बड़ा सा अपने पीछे पोस्टर लगा रखा, और उस पर क्या लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में, आज़ाद देश के गुलाम। वो वाक्य पढ़ के आप इतना हिल जाते हैं, आज़ाद देश के गुलाम। और सिर्फ 70-72 साल तक ये लोग गुलामों की सी जिंदगी जीते रहे, कुछ नहीं दिया सरकारों ने इनको, कुछ नहीं दिया। आप वोट तक नहीं दे सकते, सबसे बड़ी चीज़ हम कहते हैं कहाँ से बनाते, तो कहते हैं कि हाँ हमारी जमहूरियत है और क्या है। ये जो तस्वीरें हैं, ये सारे उनकी, मैंने कोशिश की है कि उनकी शक्लें मिलती, और मैंने तो अपनी किताब में पीछे बाकायदा जब मैं इन लोगों से मिलने जाती थी ना, तो तस्वीरें जो हैं वो भी, हाँ ये भी लगा रखी हैं मैंने। ये विद्या देवी हैं, फिर ये मैं जो कह रही थी ना, ये जोगिंद्रो, और ये है राधिका। अच्छा। अपने सारे मेडल और सब लेकर बैठी है। और मैं जो घारू की बात कर रही हूँ, ये घारू हैं। अब वो ब्लैक एंड वाइट में जरा फोटो वो हो गए हैं। गोरखा समुदाय, इनका भी वही किस्सा है, 200 साल हो गए, कुछ नहीं इनको दिया गया है। बहुत एक कहानी आपकी है, वो जो लड़की एक यहाँ पर आती है यूनिवर्सिटी में, और हाँ तो मुस्लिम है, तो कहे आपने कहा कि भाई रुखसाना मेरी जान, रुखसाना मेरी जान। ये कहानी देखिए, सामान्य तौर पर ये लोग ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान तो सब बड़े ऐश से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ की तस्वीर बड़ी अजीब सी है। वहाँ की महिलाओं के साथ, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, अगर किसी महिला ने
गैर पीआरसी धारक यानी जिसके पास पीआरसी नहीं है ऐसे पुरुष से शादी कर ली, अच्छा। तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। मतलब भले वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है, खुद है, मायका परिवार सारा कुछ अच्छा है, हाँ। पर चूंकि उसने गैर पीआरसी धारक से शादी कर ली है, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, बच्चों के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, माँ बाप की जायदाद तक का हिस्सा नहीं मिलता। तो यहाँ पर जिस महिला की मैंने बात की, तो यानी वो जो दूसरी महिला की बात बता रही हूँ, वो तो हिंदू है कि दोनों बहनों की अरेंज्ड मैरिज है। अच्छा। संयोग ये हुआ कि एक बहन की शादी ऐसे परिवार में हो गई जिनके पास पीआरसी नहीं है। उनकी तो दोनों बहनों की जिंदगी जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अच्छा, रुखसाना की जो मैं बात कर रही हूँ, रुखसाना की कहानी, इससे मैंने ऑफकोर्स नाम बदला है। वो लड़की बम्बई आती है पढ़ने के लिए और यहाँ कॉलेज में पढ़ रही है। उसी समय उस दौरान एक लड़के से दोस्ती होती है, शादी हो जाती है। मुसलमान है वो लड़का भी। अब इनमें शिया और सुन्नी वाली बात हो जाती है, पर तो भी लड़के की माँ का तो कहना है कि नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लड़का आर्मी ज्वाइन करता है और बड़ी विडंबना ये है कि उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर होती है। अच्छा। और वहाँ आतंकवादियों से लड़ते हुए वो मारा जाता है। और ये सच है कहानी। और जब ये लड़की वापस जा रही है जम्मू कश्मीर, उसको तो उसके माँ बाप तक उसे कुछ नहीं दे सकते, वो वहीं की लड़की, पर चूंकि उसका पति पीआरसी धारक नहीं था तो जम्मू कश्मीर ने उसके सारे दरवाजे बंद कर लिए। तो लड़का कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का नहीं, महाराष्ट्र का था वो। अच्छा। रत्नागिरी का था। तो वहाँ तो चूंकि उसके पास पीआरसी नहीं थी तो उसे कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये यानी इतना अमानवीय कहना चाहिए व्यवहार जिस तरह से अपने ही नागरिकों के साथ हम करते रहे, हाँ। वो पीड़ादायक है। और कैसे कभी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए आप धरनों पर बैठ जाते हैं, और यहाँ लाखों लोग गुलामों की सी जिंदगी जीते रहे और कभी किसी ने कुछ नहीं कभी कहा। किसी ने कोई आंदोलन नहीं, किसी को आंदोलन के लोगों को पता तक नहीं चला। पता तक नहीं है सच में। मेरी मुझे भी पहली बार पता चला। मैं यहाँ जब इतने मेरे पत्रकार मित्र जो हैं, मेरे कितने ही यानी लॉयर्स जो हैं, परिचित लोग, उनसे जब मैं ये बात कहती थी तो कोई मानने ही तैयार नहीं थे कि ये सच है। मैंने कहा अरे मैं खुद आती जाती रही हूँ, मैं मिली हूँ इन लोगों से, मैं ये सब मैं जिस दौरान आती जाती थी तब की मैं बात कर रही हूँ, कोई इस चीज़ को मानते नहीं थे। 35 ये इतना बड़ा 35A जो आर्टिकल है इतना बड़ा झूठ है। यानी आर्टिकल 35 जहाँ है, अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो आपको 35 के बाद 35A लगाना चाहिए था। 35A इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर में लगाया हुआ है। अच्छा। बड़े बड़े जजेस तक को ये पता नहीं है कि ये कोई चीज़ है। तो क्योंकि इनको एक झूठ चलाना था, ये बहुत सोची समझी साजिश है। कुछ परिवारों ने 72 साल तक इसको चलाया है। और जो कह रहे थे कि झंडे को कंधा देने कोई नहीं मिलेगा, अब वो भी वहीं बैठे और देख रहे हैं कि जब मुझे इतनी खुशी होती है ना, अभी किसका जमीन व आसमान एक हो जाएगा। हाँ, उस दिन दरिया बहेगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। क्या क्या हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी इस साल, पिछले साल का जब ये 370 निरस्त हो गया, 35A भी ख़त्म हो गया, तो उसके बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम थी 12th में, मैं उस लड़के का नाम भूल रही हूँ, करण है शायद नाम, तो उसके 93% आए हैं। उसका फ़ोन आया और उसकी दादी रो रही थी, अरुण जी, ज़ोर ज़ोर से, मैडम जी अब मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी तो ज़िंदगी के 10-15 साल और बढ़ गए हैं। तो आपको ये, और जब वो बुजुर्ग लोग आपके सामने रोते थे, बोलते बोलते कस्से सुनाते रोने लगते थे, और आपको लगता है ये किस दुनिया में मैं जी रही हूँ और क्या कर रही हूँ, अगर हम इन लोगों को इंसानों की तरह जी नहीं पा रहे हैं। तो वो तो है, तकलीफ दे है बहुत। आशा जी, आपका कई चक्कर उसमें लगाया, चूँकि जो कहानियाँ आई हैं वो एक बार की नहीं हो सकती हैं। जी। और उन कहानियों को आपने जिस तरह से वो लोग जी रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से आपने जिया, जिस तरह से निकल के आई हैं, तो वहाँ के जो अनुभव रहे हैं आपके जी, उनको आप लोगों के साथ शेयर करें तो एक्चुअली जिस दिन हम पहुँचे वो 15 अगस्त का दिन था, और उस दिन सुबह झंडा वंदन वहाँ होना था, तो हम भी वहीं चले गए, सीधे वहीं गए हम। यानी मेरे ख्याल से
300-400 लोग तो रहे होंगे। ज़्यादातर बुजुर्ग थे, नौजवान भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। और उसके बाद जब भाषण वगैरह हो गए, झंडा वंदन हो गया, उसके बाद मैंने उन लोगों से प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि आई हैं डॉक्टर आशा मुंबई से और आप लोगों से बातचीत करना चाहती हैं। तो मुझे ही लगा था कि शायद लोग इतने मुखर नहीं होंगे, नहीं बोलना चाहेंगे कुछ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब करीब 8-10 बुजुर्ग, और मैं जब बुजुर्ग कह रही हूँ तो ये सब यानी 75, 78, 80, 85 साल वाले लोग खड़े हो गए कि हमको बात करनी है, हमको बात करनी है। तो मुझे लगा चलो पहली शुरुआत, पहला ही सुर सही लगा है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा महिलाएं तो कहने कि हाँ महिलाओं से कहना पड़ेगा। फिर जिस तरफ महिलाएं बैठी थी मैं उस तरफ ही चली गई उनसे बात, तो कहने कि हाँ जी हम भी बात करेंगे। अब समस्या ये हो रही थी कि महिलाएं ज़्यादातर डोगरी में बोल रही थी, तो पंजाबी समझ लेती हूँ मैं, तो धीरे धीरे समझ में आ रही थी बात। खैर जब इन लोगों से, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, कोई कमरा किसी के घर में चलते हैं और बातचीत करेंगे। तो पहले दिन तो बहुत सारे लोग आ गए, अब ऐसे में तो बातचीत क्या हो गई। तो मैंने कहा ठीक है नंबर ले लेते हैं। तो फ़ोन नंबर, सबके पास सेल फ़ोन थे उन लोगों के पास, तो सेल नंबर ले लिए। मैंने कहा कल कुछ लोगों को बुला लेंगे। बात हो गई। उस दिन ऐसी हल्की फुल्की बातें होती रही। दूसरे दिन एक सज्जन, मेरे ख्याल से सरदारी लाल या कौन थे, उन्होंने कहा मेरे घर आ जाइएगा। तो उनके घर गए। तो मैं तो बिफोर टाइम पहुंची, पर जब मैं पहुंची तो उनका जो ड्राइंग रूम है पूरा भरा हुआ था। लोग इतने सब बिल्कुल उत्साह से कह रहे कि आज तक कभी किसी ने हमसे कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा। और हम तो पहली बार देख रहे हैं कि कोई हमसे हमारी बात पूछने आया हुआ है। और ये सारे 80, 85, 87, 90, 109 साल के। अरे देश में तो इतना मीडिया, इतने चैनल दुनिया भर कोई में नहीं है ना। बताओ ये तो पता वो बोलेंगे कि हम तो ग्राउंड से एकदम जीरो से। अरे काहे का, सबके अपने अपने हुए। तो खैर तो इन लोग, फिर हम सब बैठे थे। मैंने कहा अब बात करते हैं कि हाँ जी कीजिए। मैंने कहा नहीं ऐसे में बात नहीं हो सकेगी, ऐसा करते एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों से फुर्सत से बहुत सारी बातें मुझे करनी है, बहुत कुछ सुनना है, जानना है, तो एक एक करके करेंगे। तो प्रीतम सिंह जी थे, तो मैंने कहा पहले चलिए आपसे ही बात करिए। इतने सज्जन पुरुष, 84-85 साल के। अच्छा दूसरी एक चीज़ मुझे, जिनको 84, 85, 87 में समझ रही थी, ये शायद होंगे 78, 70 साल के, 65, 68 साल के, वो 84, वो सारे किस्से सुना रहे थे पार्टीशन के। और बड़ी बड़ी उम्र के लोग, वो फोर्सेस में थे, वहाँ से रिटायर हुए थे प्रीतम सिंह जी। तो मैंने कहा चलिए आपसे बात करते हैं, बैठे। मैंने कहा पर अब आप लोग सब जाइए बाहर, खाली मैं प्रीतम सिंह जी से बात करूँगी। तो कहने लगे कि ठीक है। अब यानी इतना बच्चों की तरह वो सब बुजुर्ग उठकर, अब मैं और प्रीतम सिंह जी जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, बैठ गए। यहाँ पर दरवाज़ा है, सब दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए। क्योंकि मैंने कहा अब आप लोग बाहर जाइए, हम बात करेंगे। बिल्कुल दरवाजे देहरी के बाहर, मैडम जी कर लो आप बात, हम तो बाहर खड़े हैं। अब मैंने कहा ऐसे में नहीं, मुझे सिर्फ उनसे बातें करनी है। तब बड़ी मुश्किल से उनको दूसरे कमरे में ले जाया गया। और फिर जब उनसे बातें हो रही थी, मैं जितनी बार गई मुझे लगा नहीं, मुझे तो पता नहीं कितने जन्म इनकी बातें सुननी पड़ेगी। उनके पास इतना कुछ है बताने के लिए। पार्टीशन, इसमें कहानियों मैंने बताया है, वो उस समय कुछ थे 8-10 साल के थे, कुछ 14-16 साल के। एक हैं ज्ञानो देवी, वो 21 साल की थी। अच्छा। और उन्होंने जो कस्से सुनाए पार्टीशन के समय, 21 साल की, सियालकोट से हैं। और दिमाग बिल्कुल सही, जिस तरह तन कर बैठी हुई थी वो महिला, यानी आप कह नहीं सकते कि इनकी उम्र। और उन्होंने वो जो पार्टीशन, उस दिन का कस्सा, जिस दिन वहां से वो भागी थी, बहुत कुछ लेके। अरे बाप रे। यानी मैंने अपनी किताब में लिखा भी है कि वो ना, जैसे अब तो आजकल की पीढ़ी तो नहीं भी ना समझे, वो कंचे खेलते थे ना, गोटियां। उनकी आंखें जो पुरानी धुंधली कंचे जब हो जाते हैं, वैसी धुंधली आंखें, हाथों में यानी नसों के मकड़जाल बने हुए, बिल्कुल। पर याद, हर दिन की याद उन्हें बिल्कुल याद है कि जिस दिन वो वहाँ से निकली थी, उस दिन क्या क्या हुआ था। वो पूरा, मैंने उनका भी नाम मैंने नहीं बदला, उनसे जिन लोगों के नाम नहीं बदले उनसे पूछ कर मैंने कहानी में वही रखा है।
और वो बताती है कि उस समय वो ना अपने किचन में कुछ खाना बना, मतलब शाम की चाय बन रही थी। उस दिन राखी का दिन था। अच्छा। और उनके भाई भाभी आकर जा चुके थे, चाय बन रही थी और इतने में चीख चिल्लाहट, यानी बहुत बड़ा परिवार था उनका, 3 पीढ़ियां साथ रह रही थी। और वो लोग आकर कुदालें चलने लगी, वो कहती हैं। और वो कहती हैं मुझे पता नहीं कहाँ से कि पीछे से किसी ने आकर मेरी छातियों को भींच लिया। और मैं कहाँ ऐसी ताकत आई, मैंने एक जलती लकड़ी निकाली और कि धू 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 जलती हुई मानव आकृति मेरे सामने से दौड़ रही थी। बाकी 3 भी भाग कर चले गए। और इस 21 साल की उस लड़की ने फिर और 18 लाशें उसके सामने बिछी हुई हैं। और ये फिर किस तरह से उनको लेकर सरहद के इस पार आई। मैंने कहा आपको डर नहीं लगा? तो बोलने लगी मरना तो एक के बार है, डरना कैसा। और जिस तरह से उन्होंने वो सारी बातें, यानी वो इतनी सी दिख रही थी, इतना, क्योंकि वो 94-95 साल की हो गई हैं और इतनी दुबली पतली, सलवार कमीज पहना हुआ, एकदम 4-6 बाली हैं, सिर पर बाल भी सब उड़ गए हैं, दुपट्टा ओढ़ा हुआ। और जब जोश में बोल रही थी, उनको सुनना मुझे लग रहा था कि लोग इतना महिला क्रांति और पता नहीं किस किस की बातें करते हैं, कोई आकर मिले इनसे, कोई मिले इनसे आकर। तो जैसे उन पुरुषों की मैं बात कर रही हूँ, वो अपने आप में इतना पीड़ादायक होता था जब वो पुरुष बोलते बोलते रोने लगते थे मेरे सामने। बेटा जी हम तो ऐसे ही पैदा हुए, ऐसे ही मर जाएंगे, कुछ तो करो कि हमारे बच्चे जी सके, आज़ाद बन सके। हमारे पोते पोतियाँ आकर हमसे लड़ते हैं कि आप आए क्यों जम्मू कश्मीर में, आप यहाँ क्यों आए। कितनी जगह, क्योंकि ये हुआ ना कि जब वहाँ से लोग भागे पार्टीशन के दौरान, तो जैसे परिवार सारा रास्ते में बिछड़ गए। कुछ लोग लुधियाना की तरफ चले गए, पंजाब की तरफ चले गए, कुछ लोग जम्मू कश्मीर की तरफ आ गए। जिसका घर उस रास्ता नजदीक रहा होगा। अच्छा, जो इस तरफ आ गए पंजाब की तरफ, वो तो ऐश से जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। और ये अभी तक। तो अब जो अगली पीढ़ियां हैं, वहां पर ये चीजें अब बच्चों को समझ में आने लगी हैं। तो वो आकर के हमारे पोते पोतियां हमसे लड़ते हैं, कहते आए क्यों इस जम्मू कश्मीर में, हमको पैदा क्यों किया तुम लोगों ने इस जम्मू कश्मीर में। तो वो सारा कुछ बहुत तकलीफ दे। एक और किस्सा आपको सुनाऊं, ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो बताते हैं कि 1971 का जो वॉर, इंडो पाक जो वॉर हुआ, हिंदुस्तानी फौजें खूब, यानी दंदनाती हुई बहुत अंदर तक चली गई, बॉर्डर से बहुत किलोमीटर अंदर तक। और जम्मू के जो लोग थे, उनकी लाइफ में एक नया अध्याय शुरू हो गया। यानी 1-2 जन कहते ना, तो मैं कहती कि शायद ये व्यक्ति कहानी बना रहा है। कितनों ने मुझे ये किस्सा सुनाया। तो वहाँ पर फौज जब पता चली कि पाकिस्तान में अंदर तक चली गई है, ये लोग बाकायदा अपने घर परिवार के साथ दौड़ते, रोते, हंसते, बिलखते, पूरा का पूरा परिवार जा रहा है वहाँ, पैदल दौड़ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा। कि मेरा घर देखो, अपने बच्चे को अपना घर दिखा रहे हैं। माँ यहाँ रोटी बनाती थी, दादी कहानी सुनाती थी, यहाँ मेरा स्कूल था, यहाँ हम हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते चले गए। और ये सिलसिला कितने ही दिनों तक चलता रहा कि सुबह सुबह हम रोटी शोटी लेकर चले जाते थे, पूरा दिन वहाँ घूमते थे, और शाम को फौज वाले हमको कहते थे जाओ वापस जाओ हिंदुस्तान, फिर अपने घरों में आ जाते थे। ये कहीं आपको कोई नहीं बताएगा आपको ये बात। तो ये कितनी बातें उन्होंने। अच्छा, जो बुजुर्ग थे, कितनों ने ये कहा कि हमने भी आधे में सोच लिया था कि यहाँ से निकल कर हम चले जाए। शेख अब्दुल्ला की वो लोग बात करते हैं, और 1-2 नहीं, बहुत से पुरुष, बहुत सी महिलाएं, वो कहते हैं हम तो तब बच्चे थे। शेख अब्दुल्ला आए थे चमचमाती गाड़ी में, अपनी जनानी को लेकर आए थे, और उन्होंने हमसे कहा कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो, और ये जो घर खाली पड़े हुए हैं इनमें रहो, इन खेतों में खेती करो, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, यहीं रह जाओ। वो कहते हैं हम तो रह गए, और क्या दिया अब हमको। तो वहाँ पर ना अरुण जी, वहाँ पर जाना, उन लोगों से बात करना, किताबें पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। आपकी किताब इतिहास की वैसे ही कोने में पड़ी रह जाएंगी, आपको उन पर विश्वास नहीं होता जब आप इन लोगों से मिलते हैं। वो जीते जागते इतिहास से आप मिलते हैं। बहुत अजीब अजीब किस्से मैंने वहाँ सुने, बहुत अजीब अजीब किस्से।
और इन लोगों ने और इतने ईमानदार, कहीं किसी की कोई बेईमानी नहीं, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, यूं ही दब दब के 4 पीढ़ियां इस देश में गुलामों की तरह जीती रही। ये सारे लोग ज़्यादातर जम्मू के ही हैं? जम्मू के, क्योंकि कश्मीर में तो रहने ही नहीं दिया ना, हाँ। भगा दिया था सबको। अच्छा। तो ये तो सब भागते हुए यहाँ चले आए हैं। तो वहाँ बहुत थोड़े हैं, ये ज़्यादातर इस तरफ है बॉर्डर के। कश्मीर में बहुत कम लोग हैं। बहुत कम, बहुत कम। और अब जो बचे मतलब 89 के बाद तो वो भी अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो इनकी एक पीड़ा ये भी है ना, देखिए यहाँ पर फिर इतिहास की बात आती है, किस तरह इन लोगों ने कितनी गलत चाल चली है सरकारों ने। ये लोग सन 47 में यहाँ रहने आ गए थे, 370 लागू हुआ 49 में। अच्छा, कहते हैं कि नहीं जी स्पेशल राइट्स थे इनके, कुछ नहीं थे, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ तो सारी रियासतों के लिए एक जैसा था ना। जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक थी रियासत। ये तो यानी महाराजा हरि सिंह ने यानी बताते हैं कि देखिए 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमला कर दिया था कबालियों का नाम लेकर। 48 नहीं 47 में ही, 47 में अक्टूबर में। और तब राजा हरि सिंह तो ना हिंदुस्तान से जुड़ना चाहते थे ना पाकिस्तान से। जब पाकिस्तानियों ने चढ़ाई कर दी तब इन्होंने नेहरू जी के लिए पत्र लिखा कि हमारे लिए मदद भेजिए। ये बात है 26 तारीख की, 22 को हमला हुआ, 26 को नेहरू जी ने कहा नहीं, जब तक आपका यानी यहाँ अधिमिलन नहीं, विलय था ये ना, विलय और अधिमिलन 2 अलग अलग शब्द हैं। छोटी छोटी रियासत, करीब 600 के करीब रियासतें थी, छोटी रियासतों का विलय हुआ, उन्हें मर्ज किया गया और फिर वो शामिल हुई। और जो बड़ी बड़ी रियासतें, जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ी रियासत थी, उनका अधिमिलन हुआ। तो ये अधिमिलन के लिए इन्होंने 26 को पत्र लिखा नेहरू जी को। जब नेहरू जी ने कहा जब तक अधिमिलन नहीं होता हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप तो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तब ये भेजते हैं। 27 तारीख को लॉर्ड माउंटबेटन हस्ताक्षर करते हैं उसमें कि अब जम्मू कश्मीर का अधिमिलन भारत में हो गया है, और तब हिंदुस्तान की फौजें बाय एयर ये सीधा श्रीनगर जाते हैं। तो इतना सब सीधा साधा था। और ये कस्सा चलाना की स्पेशल स्टेटस है, कुछ नहीं है। 35 है तो शायद 54 में, हाँ तो मैं यही बता रही थी। तो 54 में इन्होंने 35 शामिल किया और ये पीआरसी वाली बात की। और सोचिए कितनी इन लोगों की कैसी साजिश थी राजनेताओं की। और इन्होंने कहा कि 1944 में जो लोग यहाँ, जिनकी अपनी मलकियत थी, घर जमीन खेत थे, वही यहाँ के नागरिक हैं। अच्छा। जबकि 1947 में कितने लोगों की आवाजाही हुई, इन लोगों ने कुछ माना नहीं। अच्छा, दूसरा ये भी कानून है कि जब कभी जो अपने खेत खलियान घर छोड़कर सरहद के उस पार लोग चले गए, जब कभी वो लौट कर आएंगे उन्हें उनकी मलकियत दे दी जाएगी। अच्छा, ये भी नियम है। तो ये सब इतना डरे हुए कि कल, क्योंकि ये लोग तो वैसे ही, इनको तो कह दिया गया ना जो खाली पड़े हुए घर हैं आप रह जाइए। हाँ। ये कहते हैं तो हमको तो किसी भी दिन बेदखल कर देंगे। तो कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इतिहास ने हमसे बहुत कुछ झूठ कहा हुआ है, बहुत कुछ झूठ कहा हुआ है, बहुत कुछ अभी समझना बाकी है इस देश में। बाकी जी जी। ये इसकी कहानियाँ थी। एक चीज़ मेरी छूटी हुई है, छूटी ये है कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, लेखन की तरफ आप कैसे बढ़ी, और ये कब से लिखने का सिलसिला चल रहा है? देखिए एक्चुअली कहना ही चाहिए कि भाग्यवान हूँ। मेरे पिताजी खुद प्रोफेसर रहे हैं, यानी सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में हिंदी विभाग पिताजी ने शुरू किया। मुंबई यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग शुरू करने वाले में पीजी पिताजी हैं, डॉक्टर शशि शेखर नैथानी। तो बचपन से ही वो माहौल था घर में, पढ़ाई लिखाई का माहौल। और मुझे तो कभी कभी अब बहुत खुशी भी होती है, लगता है कि यानी 5वीं 6वीं में थी तब से मैं कविताएं लिखा करती थी। रेखा चित्र में बहुत लिखती थी बचपन में। अच्छा। और पिताजी ना, लोगों को पिताजी के मित्र यानी सब यही प्रोफेसर्स और पढ़ने लिखने साहित्य जगत के लोग, तो उनको सुनाया करते थे, लोग तारीफ करते थे। मुझे लगता है वो लोग भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर नैथानी की बेटी है तो तारीफ कर दो।
फिर धीरे धीरे वो सिलसिला लगभग ख़त्म सा हो गया। फिर पढ़ाने लगी कॉलेज में, तो अब जगह जगह आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में जा रहे हैं, वही सब चल रहा था। पीएचडी की ये सब होता रहा। ये कहानी वैसे मेरी ये चौथी किताब है, पर ये पहली किताब है कहानियों की। अच्छा। पहली बार मैंने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, पर अब सोचा यही है आगे जो लिखना है, पर जिसकी बुनियाद सच हो, यानी वायवीय दुनिया, फिक्शन की दुनिया नहीं, जो सच पर है आधारित, ऐसी ही चीज़ें लिखूंगी, ऐसा ही लिखूंगी, जिससे कि हाँ सच, जीवन को और सच के करीब लाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। चलिए, बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ कि इस सच के साथ लोग जुड़ेंगे, और जैसे आपने कहा कि सच की कहानियाँ लिखेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग फिक्शन पर पूरा बना बनाया रहता है। तो और ऐसी ही और आप कहानियाँ मुझे उम्मीद है कि लेके आएंगी, और हमारे जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उनको फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ किताबें पढ़ेंगे। तो बस आप किताबें पढ़ते रहिए और हमारे चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सी बात आपको ठीक नहीं लगी, कौन सी बात ठीक लगी है, या इसमें और क्या जानना चाहते थे आप, रह गया है। तो जो आप कमेंट करके बताएंगे तो शायद हम फिर दोबारा आशा जी से मिलें, तो वो सारी बातें हम उनसे जान लेंगे। धन्यवाद अरुण जी, आप सबको भी धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात।